लास्ट चैप्टर को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। तो परावर्तन के प्रकार मैंने आपको बताया था। आज है परावर्तन का नियम। बहुत महत्वपूर्ण है यह नियम। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसका काम दैनिक उपयोग भी बहुत होता है। तो परावर्तन का नियम क्या है कि परावर्तन के नियम को समझने के लिए सबसे पहले आप पारदर्शी पृष्ठ होना चाहिए, जिसमें आपका दर्पण सबसे उपयुक्त होता है। तो परावर्तन का नियम दो प्रकार का है। पहला है आपतित किरण। आपतित किरण जो किरण दर्पण से टकराने जा रही है, देखिए ये आपतित किरण। परावर्तित किरण यानी जो किरण दर्पण से टकराकर वापस लौटती है, ये परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर अभिलंब, यहाँ एक बिंदु होता है, यानी जिस बिंदु पर आपतन हो और जिस बिंदु से परावर्तन हो उसको हम लोग आपतन बिंदु कहते हैं। तो इस आपतन बिंदु पर अभिलंब एक काल्पनिक रेखा है, वाजिब में यह होता नहीं है, जो दर्पण सतह के साथ समकोण बनाती है। तो ये तीनों हमेशा एक ही तल में होती है, यानी जिस दर्पण पर आपतन होगा उसी दर्पण से परावर्तन होगा, उसी दर्पण पर आपतन बिंदु होगा, उसी दर्पण पर आपका विलंब होगा। यह दूसरे दूसरे दर्पणों से नहीं हो सकता है। एक ही तल में होने का मतलब एक ही दर्पण से ये सभी होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब। दूसरा है कि आपतित किरण ये अभिलंब के साथ जितना कोण बनाते हुए दर्पण सतह से टकराती है, उतना ही कोण बनाते हुए वो दर्पण सतह को छोड़ेगी भी। तो आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसको छोटा आई से सूचित करते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, इसलिए आई हुआ। और परावर्तित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है उसको हम लोग परावर्तन कोण कहते हैं। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं, आर से सूचित करते हैं। तो कोण आई बराबर कोण आर होगा। ठीक। अब है कि आपको यह लग सकता है कि परावर्तन का नियम केवल समतल दर्पण के लिए सही है या दूसरे दर्पण जैसे गोलीय दर्पण के लिए सही है। तो मैंने आपको बताया है कि परावर्तन का नियम किसी भी प्रकार के पृष्ठ के लिए सही है, चाहे वह चिकना पृष्ठ हो या रुखड़ा हो, है ना। इसलिए आपको इसमें कोई समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब है आपको अगला पॉइंट समझना है कि हम क्लास 10 में या उससे नीचे समझते हैं कि गोलीय दर्पण क्या होता है, फिर गोलीय दर्पण से किस तरह प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब के बारे में आप सुने होंगे, वास्तविक बनता है, काल्पनिक बनता है, बिंब के समान आकार का बनता है, छोटा बनता है, बड़ा बनता है, और उल्टा बनता है, सीधा बनता है। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना होगा कि गोलीय दर्पण चाहे वह उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, यानी दोनों ही दर्पण में, गोलीय दर्पण में जो प्रमुख भाग होते हैं वह कौन कौन से हैं। तो आपको गोलीय दर्पण के दो प्रकार जो बताया गया था वह है, एक है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहेंगे, तो हम आपको पीछे की कक्षा बताए हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह, यानी जिधर से हम अपना चेहरा देखते हैं, है ना, वह जो होता है वो अंदर की ओर धंसा होता है, ये अवतल दर्पण होता है। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वह बाहर की ओर उभरा हुआ होता है। तब उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, इसके
6 प्रमुख पद इसमें समझना होगा। पहला होगा इसका ध्रुव, जिसको हम P से सूचित करते हैं। दूसरा होगा इसका वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको C से सूचित करते हैं। तीसरा होता है प्रधान अक्ष, जिसको हम लोग PC से सूचित करते हैं। चौथा आपका होगा मुख्य फोकस या फोकस, जिसको कैपिटल F से सूचित करते हैं। पांचवा में आपका होगा फोकसांतर या फोकस दूरी, जिसको छोटा f से सूचित करते हैं। और छठा में होगा आपका वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम r से सूचित करते हैं। तो अगले वीडियो में हम एक एक का परिचय कराएंगे कि ये सब क्या होता है, कौन दूरी होता है, कौन दर्पण का बिंदु होता है, और किस तरह कौन कहाँ होता है, उसका परिभाषा क्या है। और उसके अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि आपतन कैसे होगा और परावर्तन कैसे होगा। ठीक है, तो वीडियो आप लगातार देखते रहिए, आपको नित्य नवीन जानकारियाँ मिलती रहेगी।